नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 2014। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषणों पर चुनाव आयोग सख्त, राज्यों के चुनाव अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश। लोकसभा चुनाव के 5वें दौर के मतदान के लिए थमा प्रचार। 12 राज्यों के 121 सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान। बिहार में 24 अप्रैल के मतदान से पहले जेडीयू को झटका, किशनगंज से पार्टी उम्मीदवार अख्तरुल इमान ने छोड़ा मैदान। ओडिशा में विधानसभा की 77 सीटों पर भी कल मतदान। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव। चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों से भड़काऊ भाषण देने वालों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा है। आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। भड़काऊ भाषणों पर तुरंत कार्रवाई नहीं होने को लेकर चुनाव आयोग चिंतित है। आयोग के मुताबिक ऐसे भाषणों से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। आयोग ने सभी चुनावी रैलियों और नेताओं के भाषणों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने और इनकी गहराई से जांच करने के लिए कहा है। साथ ही भड़काऊ भाषणों पर मीडिया में आने वाली रिपोर्टों पर भी तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। पांचवें दौर में 121 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार शाम थम गया। अब तक 4 चरणों में लोकसभा की 111 सीटों के लिए चुनाव हो चुका है। 9 दिनों में हो रहे आम चुनाव के इस दौर में सबसे ज्यादा 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आइए देखते हैं इस दौर में कहां-कहां चुनाव होने हैं। पांचवें दौर में कुल 121 लोकसभा सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें कर्नाटक की सभी 28, राजस्थान की 20, महाराष्ट्र की 19, उत्तर प्रदेश और ओडिशा की 11-11, मध्य प्रदेश की 10, बिहार की 7, झारखंड की 6, पश्चिम बंगाल की 4, छत्तीसगढ़ की 3, जम्मू कश्मीर और मणिपुर की 1-1 सीट शामिल हैं। इस दौर में कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार की बात करें तो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती और बीजेपी के रामकृपाल यादव चुनावी मैदान में हैं। वहीं पटना साहिब से बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा की किस्मत का फैसला भी इस दौर में होना है। नालंदा लोकसभा सीट से जेडीयू के वर्तमान सांसद कौशलेंद्र कुमार मैदान में हैं। मध्य प्रदेश की गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया की किस्मत का फैसला भी इस दौर में होगा। कर्नाटक के हासन सीट से एचडी देवगौड़ा, शिमोगा से बीएस येदियुरप्पा और गीता शिवराज कुमार, बेंगलुरु नॉर्थ से डीवी सदानंद गौड़ा पर फैसला भी इसी दिन ईवीएम में बंद हो जाएगा। बेंगलुरु दक्षिण से कांग्रेस के नंदन नीलेकणी और बीजेपी के अनंत कुमार के लिए भी 17 तारीख असली मुकाबले का दिन होगा। चिकबल्लापुर से कांग्रेस के वीरप्पा मोइली और जेडीएस के कुमार स्वामी चुनावी मैदान में हैं। इसी तरह राजस्थान में अजमेर सीट से सचिन पायलट, चंद्रेश कुमारी कटौज, जोधपुर से कांग्रेस के सीपी जोशी और राज्यवर्धन सिंह राठौर, जयपुर ग्रामीण सीट से गिरजा व्यास, चित्तौड़गढ़ और निर्दलीय के रूप में जसवंत सिंह बाड़मेर से किस्मत आजमा रहे हैं। ओडिशा की बात करें तो लोकसभा की 11 सीटों के साथ यहां विधानसभा की 77 सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे, जबकि पश्चिम बंगाल में भी 2 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसके अलावा ओडिशा में 11 लोकसभा सीटों के साथ विधानसभा की 77 सीटों के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा। इस दौर के मतदान के लिए पैरामिलिट्री की 64 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके साथ ही शांतिपूर्ण मतदान के लिए ओडिशा पुलिस की 604 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। इस दौर के मतदान के लिए 18,673 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 2,000 से ज्यादा मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। 295 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जबकि करीब 1,20,000 सरकारी कर्मचारी सुचारू मतदान संपन्न कराएंगे। इस दौर में ओडिशा में लोकसभा की 11 सीटों के साथ साथ विधानसभा की 77 सीटों के लिए भी चुनाव प्रचार मंगलवार शाम थम गया है। इससे पहले ओडिशा में 10 अप्रैल को 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। ओडिशा में कुल 2,88,80,803 मतदाता हैं। इनमें 1,50,38,356 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाताओं की तादाद 1,38,41,339 है। राज्य में 18 से 19 साल के बीच करीब 8 लाख नए मतदाता हैं। राज्य की 77 विधानसभा सीटों के लिए 17 अप्रैल को होने वाले चुनाव में कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
वहीं असम की सिलचर लोकसभा सीट के 2 पोलिंग बूथों पर 17 अप्रैल को दोबारा मतदान होगा। कछार के जिला निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। सिलचर लोकसभा सीट के पोलिंग बूथ संख्या 111 और 59 पर दोबारा मतदान होगा। इन 2 पोलिंग बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान का आदेश दिया था। 12 अप्रैल को सिलचर के साथ करीमगंज और स्वशासी जिला लोकसभा सीट पर भी मतदान हुआ था। बिहार के किशनगंज लोकसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार अख्तर उल ईमान ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में एक कदम उठाया है। अख्तर उल ईमान का कहना है कि इस संसदीय सीट पर उनके बने रहने से अल्पसंख्यक मत बट जाते। किशनगंज लोकसभा सीट पर 24 अप्रैल को मतदान होगा। जेडीयू उम्मीदवार के मैदान से हटने के बाद अब मुख्य मुकाबला कांग्रेस के असरारुल हक और बीजेपी के उम्मीदवार डीके जायसवाल के बीच है। कांग्रेस ने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर दिखाए गए एक टीवी न्यूज चैनल के कार्यक्रम को पेड न्यूज करार देते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने मंगलवार को इस बारे में चुनाव आयोग से नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के कानून विभाग के सचिव केसी मित्तल ने आयोग से कहा कि यह कार्यक्रम चुनाव आचार संहिता और उसके दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। उन्होंने आयोग से यह भी कहा कि इसे पेड न्यूज नहीं बल्कि बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए चैनल के गलत इस्तेमाल का भी मामला है। इस बीच कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो तीसरे मोर्चे को समर्थन नहीं देगी। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि चुनाव के बाद यूपी फिर सत्ता में आएगी, इसलिए किसी और मोर्चे को समर्थन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। We've always been saying that we are working towards UPA 3 and we are confident of having a UPA 3 led by the Congress party. लोकतंत्र में खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल तक पर्चा भरा जाना है। 21 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। हाजीपुर में 7 मई को मतदान होगा। नामांकन भरने के बाद रामविलास पासवान ने जीत का दावा किया। बीजेपी उम्मीदवार वरुण गांधी ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। अपने नामांकन से पहले वरुण गांधी ने रोड शो किया। सुल्तानपुर संसदीय सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है और यहां नामांकन पत्रों की जांच 21 अप्रैल तक होगी। 23 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकते हैं। मेरा धर्म देशभक्ति है, मेरा धर्म सेवा है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर पूरे देश की सेवा करें, देश के झंडे को ऊंचा करें, देश के संविधान को मजबूत करें, देश के हर आदमी को अपना मान के उसकी लड़ाई लड़े, उसका बोझ हल्का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस के समर्थन से तीसरे मोर्चे की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में तीसरे मोर्चे को बड़ी बढ़त हासिल होगी। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस के समर्थन से तीसरा मोर्चा एक मजबूत सरकार बनाएगा। देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी चुनावी रंग चरम पर है। राज्यसभा टीवी संवाददाता अखिलेश सुमन ने श्रीनगर के चुनावी माहौल का जायजा लिया। श्रीनगर का यह डल लेक जम्मू कश्मीर के बहुत सारे राजनीतिक गुस्से को अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2014 आते आते क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में कोई तब्दीली आई है? राजनीतिक तापमान कैसा है और लोग अपने राजनीतिक दलों से, राजनीतिक नेताओं से क्या चाहते हैं, इस पर हमने श्रीनगर के विभिन्न तबकों के लोगों से बातचीत कर हालात का जायजा लेने की कोशिश की। अभी जा रहे हैं डल लेक पर शिकारिया यूनियन के अध्यक्ष के साथ बात करने और उनको क्या अपेक्षाएं हैं अपने राजनीतिक नेताओं से और राजनीतिक दलों से इस चुनाव के मौके पर वे बताएंगे। अच्छा,
चलता है क्योंकि बाहर इलेक्शन है सर, इसलिए यहाँ टूरिस्ट कम आ गया। अब इलेक्शन के बाद यहाँ टूरिस्ट आने लगे। बिल्कुल सर, यहाँ शांति है सर, बिल्कुल पूरा वादी में शांति है सर। आप लोगों का कोई सवाल है जो आप चाहेंगे कि आपके सांसद जो दिल्ली चुनकर जाए वो दिल्ली की संसद में कुछ रखें? और दिल्ली में ये जो मैनिफेस्टो होना चाहिए, अच्छा मैनिफेस्टो होना चाहिए। कश्मीर में जो अच्छा जिसमें से बिजली का मसला है, तो बिजली का मसला हमें पावर प्रोजेक्ट वापस चाहिए। और दूसरा जो मसला है पानी का मसला है, यहाँ पानी आता ही नहीं है। सब कुछ अच्छा रहना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए, कारोबार भी ठीक होना चाहिए। बेरोजगारी है यहाँ पे, मतलब लड़के जॉब के लिए सेटल नहीं होते हैं, पढ़ चुके हैं, मतलब किसी को कोई जॉब नहीं मिल रही है। यही चीजें हैं बहुत सारे कुछ। हम यहाँ एक्चुअली ये चाहते हैं कि जो स्कूल्स है, मतलब कॉलेज है, रोड फैसिलिटी हो या मतलब ट्रांसपोर्ट के बारे में हर किसी लेवल से हम जो हमारे यहाँ कंसर्न एमएलए होंगे, हम उससे यही चाहते हैं कि हमें हर कोई फैसिलिटी मिले। यह है चरार शरीफ की पुरानी इमारत, जिसे दहशतगर्दों ने पूरी तरह जला दिया था, और इसके बगल में बन रहा है यह नया मस्जिद। उसी के समानांतर सब लोग मिलकर इसे बना रहे हैं। और ये है चरार शरीफ शहर के बड़े नामी प्रख्यात बुद्धिजीवी अब्दुल डार साहब। हम चरार शरीफ की बस्ती के 40,000 लोग गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो देख ले कि आया चरार शरीफ का जो हादसा हुआ था उस वक्त इन्होंने जो टाउन में 150 कनाल जमीन अराजी खुद खरीद ली थी, वो इस वक्त कहाँ है? तो अभी हम खड़े हैं श्रीनगर के लाल चौक में, जो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक मिजाज का प्रतीक माना जाता है। वैसे जो भी हो, लेकिन जनता के सभी तबके के लोग चुनाव के बारे में कह रहे हैं कि उनके अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने ख्यालात हैं, जिनके आधार पर वे मतदान का प्रयोग करेंगे। 5 चरणों में होने वाले 6 सीटों के चुनाव 7 मई को खत्म हो गए, और उसके बाद जब चुनाव परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने किसे चुना। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ अखिलेश सुमन, श्रीनगर के लाल चौक से। लोकतंत्र में तमाम अहम चुनावी खबरों का सफर जारी है। हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इन चुनाव में आम जनता की उम्मीदें भी काफी है। बरेली के बाजार अपनी कई सारी खूबियों की वजह से देश भर में अपनी खास पहचान रखते हैं। इस चुनाव में बरेली के दुकानदारों की क्या समस्याएं हैं, जानने की कोशिश की राज्यसभा टीवी संवाददाता पलक शर्मा ने। फिल्मों में और बॉलीवुड के गानों में तो बरेली के बाजार की कई बार चर्चा हुई है, लेकिन आज हम पहुंचे हैं वाकई में बरेली के बाजार में। बहुत सारे व्यापारी जो यहाँ के हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं। चुनावी माहौल गर्म है, ऐसे में यहाँ पर सालों से रहने वाले लोग, यहाँ के व्यापारी क्या चाहते हैं अपने एमपी से, ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे। वो क्या मुद्दे हैं जिन पर यहाँ के लोग वोट करते हैं, बरेली के लोग वोट करते हैं? देखिए मैम, जहाँ तक बरेली के व्यापारियों की बात है तो यहाँ का व्यापारी जो है इस वक्त अपने आप को बहुत अनसेफ महसूस कर रहा है, क्योंकि यहाँ के व्यापारी ने पिछले 5 साल में 2 बार दंगे झेले हैं। और दंगों का मतलब आप समझ सकते हो कि जहाँ 1-1 महीने का कर्फ्यू लगा हो तो वहाँ व्यापारियों की फाइनेंशियल हालत, उनके परिवार की हालत क्या रही हो। तो हमारी सिर्फ मांग ये है इस वक्त, कौन सा एमपी, हम जानते हैं कि पुराने जो उद्योग बंद हो गए नहीं लगा सकता, लेकिन नए उद्योग लगाने के लिए उनके पास क्या राइट्स हैं, वो इस एजेंडे के आधार पर इस बार हम उनको वोट करेंगे। बुनियादी चीजें, बेसिक चीजें वही नहीं हमें मिल पाई अभी तक। जैसे अभी हम निकलते हैं, सड़कें देखते हैं, गड्ढे हैं बहुत, सालों साल देखते आ गए, आज 60-65 साल हो गए आज़ादी को, गड्ढे भी, सड़कों के गड्ढों से आज़ादी नहीं मिली हमें। नालियों में पानी भर जाता है, बरसात में घर से निकल नहीं सकते आप। और यहाँ कचहरी में भी, जबकि कचहरी एक मेन इलाका है, वहाँ भी पानी इतना भर जाता है डीएम साहब के ऑफिस में भी कि बरसात में आप वहाँ जा नहीं सकते ऑफिस तक उनके। एक आखिरी सवाल महिलाओं के लिए, आप लड़की हैं, यहाँ पे रहती हैं, काम करती हैं, कितना आपको लगता है कि सुरक्षित है बरेली, और आपको लगता है जो भी एमपी यहाँ से आए महिला सुरक्षा के बारे में भी कुछ करें? मैडम, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, बहुत टाइम से बहुत ज्यादा ही खराब हो चुका है। पहले मतलब बहुत रिलैक्स थे सारे ही लोग, आराम से कहीं पर भी किसी भी टाइम जा सकते थे, लेकिन आज के टाइम में 9 बजे का टाइम भी बहुत मायने रखता है। तो
ये थे बरेली के लोग, यहाँ के व्यापारी, यहाँ पर बहुत सालों से रहने वाले लोग। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स और बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर हैं, बड़े लोग यहाँ से निकले। लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी भी बरेली के लोग अपने मंत्रियों से, अपने नेताओं के आगे सामने देख रहे हैं। और जो वोटिंग का जो मुद्दा रहेगा वो भी इस बार विकास ही रहेगा। कैमरा पर्सन सरोज के साथ पलक शर्मा, राज्यसभा टीवी, बरेली, उत्तर प्रदेश। राजस्थान के सामाजिक ताने बाने में महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा हमेशा होती रही है, लेकिन वक्त के साथ महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद करना भी सीख लिया है। इस चुनाव में महिलाओं के जहन में कौन से मुद्दे जगह पा रहे हैं? राज्यसभा टीवी संवाददाता प्रणब गोस्वामी ने इन मसलों को लेकर महिलाओं से बात की। हम इन महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि इन चुनावों में वो कौन से मुद्दे हैं जिनका वो हल चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से। क्या होना चाहिए ताकि वो सारे मुद्दे जिनका आप हल चाहते हैं वो पूरे हों। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, वुमेन सिक्योर नहीं है अभी, और सेफ्टी, करप्शन हटाना। यानी आप क्या? आई वुड लाइक टू से कि इंडिया में मोर देन 50% वुमेन अनएम्प्लॉयड है, इलिटरेट है, एंड लिटरेसी इंक्रीज करनी है वुमेन की, वी हैव टू एम्प्लॉय देम। जो युवा मतदाता हैं उनका ये कहना है कि वो रोजगार चाहते हैं और खासतौर पर महिलाओं को ऐसे अवसर मुहैया कराए सरकारें ताकि वो एक स्वावलंबी जो एक जीवन है वो जी पाए। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आप भी वोट देने इस बार जाएंगी? क्या आपके जहन में होगा जब आप वोट देने के लिए उतरेंगी? फर्स्टली वी शुड मेक अ गुड मेजोरिटी स्पेशली फॉर वुमेन्स। हम सबको एक अच्छा ग्रुप क्रिएट करने से जो वुमेन्स इलिटरेट है उन्हें हम हमारा बता पाएं कि उनका भी योगदान इलेक्शन में कितना महत्वपूर्ण है। महिलाओं से जुड़े मुद्दे को जो हल करता हुआ दिखाई देगा, शायद उसकी जीत यही महिलाएं हैं जो कि तय कर देंगी। कैमरामैन दुष्मंता के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, जोधपुर। और इसी के साथ चुनाव से जुड़े हमारे खास बुलेटिन लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।